ओम शांति। पोस्ट लंच सेशन है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा। तो आज का इस पैनल डिस्कशन में हम सभी जो थीम रखा गया है, डीलिंग विथ अनसर्टेनिटीज इन माय प्रोफेशन। बेसिकली साइंटिस्ट इंजीनियर्स कम्युनिटी मोस्टली they are associated with some professions। तो जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स है, प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज है, अनसर्टनिटीज है, दिस इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। कहते हैं कि देयर इज ओनली वन सर्टनिटी, दैट देयर विल बी अनसर्टनिटी। तो निश्चय है कि अनसर्टनिटी आएगा। तो आज हमारे इस सेशन में quite a good number of panelists are there. So keeping time in mind, तो हम चाहेंगे कि हमारे सारे पैनलिस्ट्स इस सत्र में जो भी पैनलिस्ट है उन सबको मैं इनवाइट करूंगा। हमारी माननीय चेयरपर्सन ऑफ दिस पैनल डिस्कशन, Dr. Pratap Midha, who is Director of Global Hospital and Research Center, Mount Abu, is a very dedicated and committed professional from medical field. So we welcome him with good big hands. Dr. Avtar Singh, former senior scientist, NDR Colonel. He is also a very renowned scientist, have been recipient of several awards, and over and above, he is committed to spiritual values and practice of spiritual wisdom in his own life. So please give a big. Mr. P.V. Kowalkar, former GM ONGC, Vadodara, associated with Mahanavratna Company, ONGC, very largest public sector in India, having a wide-ranging experience. खवालकर जी जो कि इंडस्ट्री के साथ साथ अभी भी ट्रेनिंग्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो मिस्टर खवालकर जी, देन Mr. Akhori Prasad from NTPC, General Manager from NTPC. You know NTPC is a big power company in India. जितना भी हम बिजली देखते हैं, बिजली को हम यूज़ करते हैं, most of the power that comes from NTPC power generation. तो इतनी बड़ी महानवरत्न कंपनी का आप जनरल मैनेजर है, तो आज आपका वेलकम है। Mr. Rajesh P. Khapli, former GM from Hindustan Aeronautics Limited, HL, Nashik. HL is very good defense manufacturing company. इंडिया के जो डिफेंस फील्ड में काफ़ी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई वेलकम मिस्टर राजेश पी खारपिल। Respected Shurinder Gargi, former ED Engineering, Kankar, Noida. It's Shurinder Gargi. नहीं, बीके देवयानी बहन, प्लीज जॉइन। आप एक आर्किटेक्ट है, रेपुटेड आर्किटेक्ट है, हैदराबाद से है, और ओनली वन सिस्टर इन दिस ग्रुप, सो लेट्स गिव ए बिग हैंड। Colonel Ravi Singh from the field of defense, Director SPIC Brass Facilities
मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। रवि सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत एक्सपीरियंस है एंड दिस इंडस्ट्री में, प्लीज वेलकम। मिस्टर राजेश कटारिया, यस प्लीज जॉइन। CGM, GGM ग्रुप जनरल मैनेजर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑयल सेक्टर में काफ़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मैक्सिमम इंडियन ऑयल ही हम लोग को सप्लाई करता है। तो आई वेलकम मिस्टर राजेश कटारिया। विद दिस बैकग्राउंड माई सेल्फ अरुण साहू। ओके, विल स्टार्ट दिस सेशन। हम सभी इस सेशन को लाइवली करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और कोई क्वेश्चन होगा, हमें टाइम परमिट करता है तो लास्ट में हम थोड़े क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस को एंटरटेन करेंगे। आपको स्पेसिफिकली बताने कि किसको आपका क्वेश्चन देना है। ओके, विद दिस फ्यू वर्ड्स हम सभी 2 मिनट उस परम नियंता परमात्मा को याद करेंगे और हम उनको आमंत्रित करेंगे इस सेशन को हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। संसार होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ हमारी सिस्टर्स
बड़ौदा की सिस्टर्स सभी को बुक्के और बैच द्वारा स्वागत करेंगे। आज का जो मॉर्निंग सेशन था ना, एवरीथिंग शैल पास अवे, याद है कि नहीं? एवरीथिंग शैल पास अवे। तो इसीलिए हम ज़्यादा हमारी पैनलिस्ट का डेजिग्नेशन, रिवॉर्ड, अवार्ड्स, पोस्ट, पोजीशन हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हम सभी फॉर द लास्ट 2 days, 2.5 days, हम सभी लाइफ में कैसे अनसर्टेनिटीज आता है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके वैरायटी ऑफ टेक्निक्स और लर्निंग टूल्स हम सभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। तो आज का इस सेशन में हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट्स जो है सभी वैरायटी ऑफ फील्ड से, मेडिसिन से है, साइंस फील्ड से, इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रीज है, तो वैरायटी ऑफ फील्ड से, आर्किटेक्ट से है। तो हम विथ permission of our honorable chairman will start this session with some of the sharing of their experiences कि कैसे प्रोफेशनल फील्ड में जो चैलेंज, जो अनसर्टेनिटी आता है उसको कैसे they handle to the maximum possible extent. I'll start with Dr. Avtar Singh। आप सीनियर साइंटिस्ट रहे इंडिया का फेमस साइंटिफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कर्नल के। तो आपके लॉन्ग मोर देन आई थिंक 30 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, साथ साथ मोर देन 25 years ऑफ स्पिरिचुअल एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारीज रहा है। तो आपका लाइफ में स्पिरिचुअल विजडम एवरी एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट यू। तो अवतार सिंह जी अभी हम सभी को इंस्पायर करेंगे बाय योर वर्ड्स ऑफ विजडम। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। आप सबको देख के मेरे मन में एक बात आ रही थी, जो शेष हैं वही विशेष हैं, जो शेष हैं वही विशेष हैं। आप सच्चे जिज्ञासु हो जो इस वक्त पधारे हो। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एक शेर से शुरू करूंगा। आई विल शेयर ए शेयर विद यू। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो जाता है।
हमने देखना है जिंदगी में ऐसे ही अनसर्टेनिटीज हैं जो हमें तोड़ भी सकती हैं. दे कैन ब्रेक अस और दे कैन ब्रिंग ब्रेक थ्रू आउट ऑफ अस. दे कैन मेक अस, दे कैन मार अस. They can make us mentally strong. They can also make us strongly mental. तो हमने देखना है ये जो विषय हमारा चल रहा है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं. यहाँ जो आप सबको बुलाया गया है टू मेक यू मेंटली स्ट्रांग टू फेस ऑल द ऑडिटीज एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, अनसर्टनिटीज ऑफ लाइफ. मैं ब्रह्मा कुमारी से 76 में जुड़ा था जब मैं एमएससी कर रहा था एनडीआरआई में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. मुझे 46 ईयर्स हो गए हैं. तभी से स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को कंबाइन किया. और ये स्टूडेंट्स में भी मैंने जो है उसको, जब मैं क्लास लेने जाता था स्टूडेंट्स की, तो पहले 2-3 दिन हमारे स्वॉट एनालिसिस में जाते थे, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को तैयार करना है. क्योंकि साइंस क्या है, साइंस जो है वो तो, उसको तो अनसर्टेनिटीज चाहिए. साइंस इज प्लेइंग विद अनसर्टेनिटीज, अननोन. उसके लिए कुछ नया नहीं है. अगर अनसर्टेनिटी लीड्स टू वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस, तो साइंस को क्या चाहिए? वेरिएशन. अगर हम सब क्लोन्स बन जाएं तो हम पे काम करना मुश्किल हो जाएगा. नेचर इज एक्टिंग ऑन वेरिएशन. Natural selection is there and man is making artificial selection. If there is no variation, there is no selection. हम select नहीं कर सकते आप में से अगर सब एक जैसे हों, at par हों. तो ये जरूरत है हमें uncertainty, variability, variation, diversity. ये तो requirement है साइंस के लिए, तो ये बहुत जरूरी है. तो स्टूडेंट्स को मैं पहले 2-3 दिन यही पूछता था, what are your strengths, what are your weaknesses, what could be your opportunities and what could be your threats. कई बार स्टूडेंट सुन के अपनी, जब मैं पूछता था स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो वीकनेस तो बड़ी जल्दी बता देते थे, मैं लेजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं देर से उठता हूँ. लेकिन स्ट्रेंथ्स बताने में टाइम लगता था. तो उनको वो चीज़ उसमें डाली जाती थी. लेकिन क्योंकि आई वॉज द इंचार्ज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेल ऑफ एनडीआरआई, तो थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टॉक्स मैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भेजता था. क्योंकि वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली हम वहाँ ब्रह्मा कुमारीज की कोई बात नहीं कर सकते. लेकिन स्टूडेंट्स को जो हम लोग अभी यहाँ भी बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी से क्या होता है, अभी हमने कोरोना फेस किया. अनसर्टेनिटी कपल्ड विद इनसिक्योरिटी. अब ज़्यादा हम लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? अनसर्टेनिटी तो शुरू से ही है ज़िंदगी में, हम यही डिस्कस कर रहे हैं. अनसर्टेनिटी तो हर पल है. लेकिन अब क्या हुआ, इनसिक्योरिटी भी जुड़ गई उसके साथ, और ये एक बहुत बड़ी बात हो गई. लेकिन जहाँ अमरत्व का पाठ है, जहाँ अमरनाथ अमरत्व सिखा रहे हैं, अर्जुन को भी जो गीता में सिखाया कि तुम आत्मा हो, तो वो अमरत्व की बातें जो हैं जब हमारे भीतर चली जाती हैं तो एक आनंद निरंतर घटित होने लगता है. तो पर्सनैलिटी इंचार्ज होने के साथ के कारण मैं उन स्टूडेंट्स को तैयार कर सका एडवर्सिटीज़ के लिए. मैंने 10 पीएचडी स्टूडेंट्स गाइड किए, थीसिस वर्क उनका करवाया, 15 मास्टर्स करवाए और 13
डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स किए। और ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट जैसा हम सोचें वैसा ही चला जाएगा, रिसर्च है। वट एवर ऑब्जेक्टिव्स वी यूज टू फ्रेम फार्मूलेट, तो उनमें कई बार प्रॉब्लम आती थी, लेकिन हमारी एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, तो उसके थ्रू हम सॉल्व करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही आती है कि सॉल्व भी वही कर सकता है जिसके भीतर एक शांति, एक कूलनेस वो होती है। क्योंकि अगर आप एजिटेटेड माइंड में हैं तो आपके निर्णय भी गलत होंगे, लेकिन अगर आप एलिवेटेड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं, आपको मेडिटेशन कर कर के इंट्यूशन भी होने लगी है। आप सुबह उठते हो अमृत वेले जैसे बात चल रही है यहाँ, तो मैं तो शुरू से ही करता था। थोड़ा सा अनुभव मैं एक बताता हूँ, मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला, आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ। जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेडिटेशन में एक दिन बैठा था, मुझे ये नहीं पता कि वो ट्रांस की स्टेज थी या कौन सी स्टेज थी, लेकिन हमारा माइनर होता था फिजियोलॉजी एमएससी में। तो उसके जो अगले दो दिन बाद क्वेश्चन जो पेपर होना था, एग्ज़ाम होना था, तो उसके 7 क्वेश्चन उस वक्त आते थे, अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 7। तो मेरे को क्या दिखाई दिया कि वो 7 के 7 क्वेश्चन जो है मुझे ध्यान में दिखाई देगी। लेकिन उस वक्त तो मुझे लगा कि ऐसे ही है। लेकिन जिस दिन मैं पेपर में गया और देखा कि वही वर्डिंग डिट्टो वर्बैटिम, तो आई वाज सरप्राइज्ड, ये क्या है। और मेमोरी भी मेरी उस वक्त, क्योंकि 21 साल की उम्र थी, मेमोरी इतनी फोटोग्राफिक हो गई कि बुक के पेजेस जो है मेमोरी में छप जाते थे, दिखाई देते थे, विजुलाइज होने लगते थे। तो उसके कारण आई टॉप द यूनिवर्सिटी। ये राजयोग मेडिटेशन का ही इफेक्ट था। और मैंने डिफरेंट फोरा पे एक बात हमेशा उठाई है, वो थी सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने अपनी इंस्टीट्यूट एनडीआरआई में, मैं बरेली में भी रहा 8 साल, IVRI है वहाँ, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और करनाल में एक दूसरी इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, हैदराबाद भी रहे थोड़ा समय। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने हैंडल किए, लेकिन फिर भी कहीं पे जो भी आता था वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाता था। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गीता का एक श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है, आप सबसे साझा जरूर करूँगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। गीता का एक श्लोक इतना प्यारा है, अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन भी एक अनसर्टेनिटी की स्टेज में है और भगवान गाइड कर रहे हैं। हम सब भी आज उसी स्टेज में हैं। लाइफ जो है एक स्ट्रगल है, अनसर्टेनिटी है, एक वार है, एक युद्ध है, हम लड़ रहे हैं सभी। बैटल फील्ड इज आवर माइंड। वहाँ कौरव भी हैं, वहाँ पांडव भी हैं। दोनों वृत्तियों का आपस में निरंतर युद्ध चल रहा है। ये द्वंद्व युद्ध है, इसलिए कहा गया द्वंद्वातीत भाव। तो मैं वो श्लोक सुनाता हूं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल में सब चीज़ों का सार है। अर्जुन को क्या कहा? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो, मेडिटेटिव स्टेट में जा, एग्जाल्टेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा। योगस्थ कुरु कर्माणि, देन कम इन टू एक्शन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मैंने अटैचमेंट,
संग, सबको सबसे डिटैच हो जा। संगम त्यक्त्वा मैंने त्यक्त मैंने छोड़ना। धनंजय अर्जुन, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, फिर क्या है? यू गिव योर 100% एट एग्जाल्टेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर सिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, दोनों में समान हो जा। जिसको कहते हैं मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सब में योगी क्या है? सम हो जाता है। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। तो अगर हम यहां पे यही सीखने आए हैं कि कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म में योग को ऐड करना होगा। अर्जुन को यह भी कहा, तस्मात योगी भव अर्जुन माम अनुस्मर युद्धम च, मुझे युद्ध करते भी याद कर और योगी बन, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और कर्म करने वाले कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर अवतार सिंह जी, आपका इंस्पायरिंग वर्ड्स, प्रैक्टिकल विजडम। हमें तो टाइम का कंस्टेंट है, नहीं तो सुनते रहने के लिए मन कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी हमारी लेफ्ट साइड में कॉलोनल रवि सिंह जी हैं, आप डायरेक्टर ऑफ स्पीक ब्रास फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। First, I want to share a different thought about uncertainty. I personally feel by nature we all like unpredictability. I'll just give an example to make you understand what I'm trying to say. So, we've all gone and seen movies. So we go with our families to see a movie, and there's a simple plot. A diamond has been stolen from a house. And then we try to analyze what is the plot. Possibly the theft has been committed by the servant. Then after some time we feel, no. I think the hero's brother is the culprit. Then we realize as the movie goes on, there is a outside entry into the house, and that is how the diamond has been stolen. And so on and so forth. And if we can predict the outcome of the plot, then we say, oh, it's just a simple movie. We don't like it. But in the end, whatever we have been deciding, if the plot turns out totally different, we say, wow, what a movie. It's great. This is a movie worth watching. So what has happened is, if it was predictable, we didn't like the movie. If it was unpredictable, we said, wow, this is just a movie worth watching. But life mein what happens? The same unpredictability comes, and then we are so stressed. Just because of a simple reason, because we are not able to handle that stress. So here we are in this beautiful environment to understand how to handle the unpredictable part, which is so common, which is happening every day in our lives. So before I give my view, I have to thank my cousin brother who is sitting in front, Mr. Atal, because I am a first timer in Brahma Kumaris, and he's literally forced me to come here into this beautiful environment. I have been very lucky that I have visited other ashrams, but
without doubt, without any fail, I can say, such a big organization and so many people, so much of calmness. It is just unbelievable. Somebody has to come and experience this. So I am really, really blessed and thankful to my cousin Atal, who is really Atal in getting me here. Now, coming to the topic, back to the topic. So uncertainty we have understood. So what is the thing which we are, or where is the wall which is not making us handle this uncertainty? This gathering is a gathering of all very educated people. I feel in the society, the scientists, engineers, and architects, the most educated. And with our service in this field, our minds have become very analytical. With this education, this analytical nature has come into our mind. Everywhere we are analytical. If somebody tells us there's Atman, Paramatman, we'll question it. Because if it doesn't fit into our logic, we will not accept it. Unfortunately, all this education and all this experience we have, it is for the outside world. For the inner self, there is another education which doesn't fit into our logic. So, if we have to address this issue of unpredictability, uncertainty, we have to go within. For that, this knowledge of ours, this vast experience of ours, usko thoda sa side mein rakhna padega. Because everything will not work with logic. Until now, each one of us, in our professions, in our education, we have been taught that this is how it will be. If we move from place A to place B, we'll say, okay, so this is the distance, this is the time distance, this is how we should reach. But there'll be so many unpredictables on the way. A group of cows, a dharna going on, time distance goes haywire. So, always using this mind and analytical method of analysis will not help us. We have to slowly learn there is something beyond the analytical, something beyond the education which we have had till now. Usko aapko side mein rakhna padega and then understand this adhyatam in a different way. Because here we have to move with the body and mind. This becomes the basis of our understanding the unpredictable nature of this situation. Thank you. थैंक यू रवि सिंह जी, आपको स्पेशली दिस कैंपस से जैसे कोई भी आता है, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण सुना रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने बताया, एक बार यहाँ एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो यहाँ जो फिलोसफी है कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश गोल्डन एज्ड इंडिया इन दिस अर्थ, यही स्वर्ग की स्थापना करना, स्वर्ग आने वाला है। तो जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो सभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो वन ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट ही शेयर्ड एक्सपीरियंस। ही सेड कि ब्रह्मा कुमारी जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहा है। तो सभी लोग आश्चर्य के सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, जो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि स्वर्ग आने वाला है वो झूठ है, स्वर्ग आ चुका है और ये स्थान उसका एग्जाम्पल है। तो सचमुच जो भी आते हैं, इस कैंपस का ब्यूटी है, जैसे भाई साहब ने कहा कि एक फिजिकल थिंग और एक मेटाफिजिकल थिंग। Metaphysical thing is to be experienced. It is also science. But its parameters are different, its process is different. It cannot be on 3D, three-dimensional time space. It cannot be experienced. It has to be done through subtle conscious approach. तो हम सभी इसलिए
यहाँ हम आते हैं, कोई भी आता है तो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि देर इज समथिंग, समबडी above who is managing everything in such a nice manner. Even so many departments, so many units, but there is no clash, there is no somebody head giving orders, instruction, nothing. There is no command, no control. Everything is going as it is. तो हमारे खुबालकर जी जो कि ONGC में रह चुके हैं और जनरल मैनेजर ONGC बड़ौदा में रह चुके हैं और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को भी और हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सारा इंडिया में भी थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो मैं पीवी खुबालकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Om Shanti. Before I go to my practical experience, एक थोड़ा सा जो अभी अरुण भाई बोल रहे थे कि जो लॉजिक लगाते हैं हम, रीज़न लगाते हैं, ऐसे होता नहीं लाइफ में। इलेक्शन हार के भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इलेक्शन न लड़ते हुए भी चीफ मिनिस्टर बने हुए आपने लास्ट 6 मंथ्स में, 1 साल में देख रहे। एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी टॉपर हो सकते हैं, इट हैपन्स इन बिहार समटाइम्स। तो ये जो लॉजिक्स रीज़न हम ढूंढते हैं, साइंस तो बेस्ड है कि भाई एवरीथिंग हैज़ टू हैव रीज़न। और जैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है या अनसर्टनिटी है, आई थिंक ONGC के अलावा कोई इसरो वगैरह ही एक हो सकते हैं हमारे कंपटीशन में, बिकॉज वी ड्रिल 5,000 मीटर्स, मे बी 6,000, और डीप ड्रिलिंग में और भी ज़्यादा हम जाते हैं। And just imagine you can drill and what is this strata, where this oil, 5-6 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद oil is available hardly in 10 meters sand or whatever our parameters are there. So to find out that, so many uncertainties are there. तो ONGC में तो पूरा बेस्ड ही हमारा अनसर्टन है, और एक्सपेंडिचर वाइज भी हम छोटी वेल ड्रिल करें या डीप वेल, बिकॉज डीप ड्रिलिंग में कॉस्ट इज अराउंड $10 पर सेकंड। इतना एक्सपेंसिव डिसीजंस लेना, एक एक वेल की कॉस्ट 100-200 करोड़ हो जाती है। सो डिसीजन मेकिंग, एंड वी जनरेट लॉट ऑफ डाटा, सर्वे का डाटा, देन लॉगिंग का डाटा, एंड सो मेनी, एंड फाइनली वी हैव टू रीच टू 1, 0 or 1, whether to drill or not to drill. That is single bit data. तो ONGC बहुत ही अनसर्टनिटी है, बट स्टिल अवर ONGC strike ratio means suppose we drill 10 wells, we get around 4 to 5 wells oil. So that is a very good in international standards. और एक तो when I joined ONGC, we were producing around 70% of our requirement of India, but now it is, because our consumption has gone so high, and we could not cope up with that. So we are importing around 70-80%, and we are producing around 20-25%. So ये ONGC का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है या मेथड्स है, बहुत ही अनसर्टनिटी बेस्ड है, एंड इट इज़ ओनली प्रेडिक्टिव, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। बट नाउ डे बाय डे थियरीज आर चेंजिंग। पहले एंटीक्लाइन में तेल होता था, अभी सिंक्लाइन में भी होता है। शेल गैस, अमेरिका इज़ फाइंडिंग शेल गैस में तेल ही तेल और गैस ही गैस मिल रहा है उनको। सो देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज। हमने ज्वाइन किया तभी सोच रहे थे कि अंकलेश्वर इज गोइंग टू फिनिश इन ए few years, but still it is working with the help of technology. So ये जो uncertainties है उसके बारे में एक थोड़ा सा मेरा जेनेसिस ऑफ अनसर्टनिटी के बारे में मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से एक तो है आपकी डिज़ायर्स और दूसरा है चॉइसेस। चॉइसेस मेक्स लॉट ऑफ अनसर्टनिटीज इन योर लाइफ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक कंपनी जैम बना रही थी, एंड दे वर मेकिंग ओनली 6 टाइप ऑफ जैम्स, और काफ़ी अच्छा सेल और मार्केटिंग हो गया। बट बॉस को लगा, CIO को, कि भाई
लेट अस मेक अनदर वेराइटी ऑफ जैम्स। तो उन्होंने 24-25 टाइप के जैम बनाए। आपने वो करीना कपूर का ऐड भी देखा होगा, पिकल्स पिकल्स एंड पिकल्स। तो 24 टाइप के जैम बनाने के बाद द रिजल्ट वाज डिजास्ट्रस। द सेल्स केम डाउन टू 1/3। रीजन, पीपल वेर कंफ्यूज्ड। सो डिसीजन ये छोड़ो यार, नहीं लेते। इस टाइप के डिसीजन लोगों ने शुरू हुए लेना, जैम लेना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो चॉइसेस जितने अभी भी आप देखेंगे, जो चॉइसेस है ना, ये जितने ज़्यादा पहले हमारे टाइम पे या हमारे पिछले जनरेशन में एक कोट होता था, मिडिल क्लास और इवन अपर मिडिल जमींदार वाले भी ज़्यादा 2-3 कोट होंगे उसके, बट वही कोट वो पूरा 40 साल पहनते थे, आइडेंटिफाई होते थे कि ये इसका कोट है या इसकी टोपी है। दैट यूज टू बी देयर। बट नाउ हर एक लेडी के पास कम से कम 250-300 साड़ीज होती है, और अभी ड्रेस शुरू हो गए। अलमारी खोली तो गड़गड़ गड़गड़ गिरते हैं। बट प्रॉब्लम, क्या पहनूं आज? दे विल स्पेंड नंबर ऑफ आवर्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू वियर। तो ये चॉइसेस है, ये चॉइसेस को यदि हम कम करें, इवन स्पीड, अभी एक स्पीड इज अनदर हैजर्ड रादर। ओशो ने कहा था ये आज के ज़माने की एक बहुत बड़ा डेंजरस है ये स्पीड, जिस स्पीड से हम जाना चाह रहे हैं और जा रहे। इफ़ यू नो, हमने ये पृथ्वी का जो सत्यानाश किया कल परसों आपने देखा, 5 मार्च को पृथ्वी 1.59 मिली सेकंड स्पीड से दौड़ी। हमने पूरे 24 घंटे नहीं मिले। आई डोंट नो, किसी ने पढ़ा होगा ये तो। But the speed of earth has been changed by this, we people, human beings. इस स्पीड से हम चेंज करते जा रहे हैं और अर्थ तक हम पहुंच गए। अभी जो यूक्रेन के बॉम्ब और ये जो नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल्स, डू यू थिंक इट डजंट अफेक्ट? इट डज अफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट सुना होगा आपने, कि यहाँ यदि बटरफ्लाई पंख मारेगा ना तो उसका इफेक्ट व्हाइट हाउस में होता है। देयर इज ए लिंक, इट कैन बी प्रूवन। तो ये जो इतने बड़े बड़े पैमाने पे हो रहा है, एंड वी आर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी। फूड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू द राइट पीपल। भारत में भी वी हैव गॉट 380 मिलियन टन्स बनाते हैं हम, लेकिन फिर भी कुपोषण और ये सब है, बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएशंस। स्ट्रेट लाइन में कुछ चलने नहीं देते हम, बिकॉज टू मेनी पीपल। तो ये चॉइसेस यदि कम करें, कमिंग टू आपके जो इच्छाएं है, वो भी एक अनसर्टेनिटी जनरेट करती है। गालिब ने कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। तो ये जो हम डिज़ायर मीन्स अगेन चॉइस। पहले क्या होता था, एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, देन वी ओपन न्यू कॉलेजेस, मैनेजमेंट सीट्स, देन पेमेंट सीट्स, मिनिस्टर सीट्स, एंड सो मेनी वी क्रिएट कॉम्बिनेशंस, एंड फाइनली एडमिशन लेना ही लेना है। टारगेट इज़ दैट। तो ये यदि हम धीरे धीरे चॉइसेस कम करें, हमारा लाइफ बहुत सिंपल था, इतने मार्क मिले, यहाँ एडमिशन मिलेगी, यहाँ इंजीनियरिंग होगा, यहाँ नौकरी मिलेगी। थिंग्स वे आर सिंपल 50 ईयर्स 25 ईयर्स स्टिल बैक। जब से ये ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और अनसर्टनिटीज़ बढ़ गई। आज के डेट में जो कल भी आपको बताया 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, इसका रीज़न ही ये है कि स्ट्रेसेस, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा नोबडी नोज। तो ये चॉइसेस, जैसे एक कहा जाता है कि आप ये आपकी खुशियाँ, आपका जो डिज़ायर्स बढ़ते जाती है और अनसर्टेनिटीज़ भी साथ में बढ़ती है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो पहले एक अन्न, वस्त्र, निवारा और ये आपका क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन, ये 3-4 चीज़ें हैं। इफ़ यू रिड्यूस वन बाय वन, योर एंग्जाइटी, योर अनसर्टेनिटीज़ विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। जैसे साधु लोग होते हैं, दे लीव दिस कम्युनिकेशन, छोड़ देते, जमाने के साथ कम्युनिकेशन बंद करके आइसोलेशन में जाते हैं। फिर वस्त्र, जैसे नागा साधु है या जैसे कई ऐसे दिगंबर जैन है, या वस्त्र भी छोड़ देते हैं। गजानन महाराज है हमारे विदर्भ के, वस्त्र भी छोड़ देते हैं। निवारा, घर छोड़ के आ जाते हैं। यू कैन एनालाइज विथ ब्रह्म कुमारीज ऑल्सो, देर टू ग्रेट एक्सटेंट दे आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अन्न, कुछ लोग जैसे अहमदाबाद में एक जानी करके, अन्न भी की जरूरत नहीं है, ही लिव्स ऑन द सनलाइट।
तो अन्न भी छोड़ देते हैं, और फिर रहता है आपके एक समाधि लेवल पे आप आ जाते हैं, टू इक्वानिमिटी, आप थिंकिंग प्रोसेस आपकी वहाँ हो जाती है, तो चॉइसेस कम हो जाती है। ब्रह्म कुमारीज में भी देखो, एक ही ड्रेस पहनना है, कोई सोचना ही नहीं है, वही डिज़ाइन है, वही फैशन है, सब एक ही चीज़ है। तो आपके काफ़ी अनसर्टनिटीज एलिमिनेट हो जाते हैं इफ़ यू एलिमिनेट दिस वे। और फाइनली आपका ईगो रहता है, तो ईगो भी क्रश कर दो और अनसर्टनिटी कम हो जाएगी। तो ईगो, जैसे कल आत्मा प्रकाश भाई ने बताया, व्हेन ही वाज ए सिविल इंजीनियर ही वाज गिवन जॉब ऑफ प्रिंटिंग। कई लोग होते हैं, विनोद खन्ना व्हेन ही वेंट टू ओशो आश्रम, उसको बोला पानी माली का काम करो तुम, यू मे बी बिग स्टार, यू मे बी सेलिब्रिटी, ईगो पूरा क्रश कर दो, तो ऑटोमेटिकली व्हाट एवर हैपन्स वी टेक पॉजिटिवली। और ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा वाइड वाइड ओपन करने से प्रॉब्लम्स अनसर्टेनिटीज बढ़ते रहती है। तो एक अभी ओएनजीसी का ही केस में आपको प्रैक्टिकल जो बोल रहे, तो एक ऐसे तो एज यू गो वेरी सीनियर, रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है, बट मैं एक बार ओएनजीसी के प्लेटफॉर्म में, आई वॉज इन बॉम्बे हाई, वी हैव गॉट अराउंड 12 मैन प्लेटफॉर्म्स जहाँ करीब 100-150 लोग रहते हैं, और देर आर सम unmanned platforms around 150 which are connected by the pipes to the main producing platform जहाँ लोग रहते हैं, और प्लस प्रोडक्शन भी वहाँ होता है। तो आई वेंट देयर, मैं उस टाइम रडार्स और पावर सिस्टम देख रहा था। तो पावर सिस्टम मुझे एक जगह इंस्टॉल करना था, तो आई वेंट बाय दी चॉपर, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है ओएनजीसी में, एंड आवर फील्ड्स आर अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम दी मेन बॉम्बे जूहू हेलीबेस से हमारी सर्विस है, विले पार्ले जूहू, जो देखा होगा बॉम्बे लोगों ने। सो आई वेंट देयर इन द इवनिंग एंड आई थॉट नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज रात को सार्टी बोलते हैं हम उसको, रात को मैन टू अनमैन प्लेटफॉर्म पे सार्टी नहीं जाने वाली थी, तो इसलिए आई वॉज प्लानिंग मॉर्निंग में जाएंगे, 9-10 बजे चालू होता है। सो आई वेंट प्रिपेयर्ड विथ ऑल माई व्हाट यू कॉल प्रोडक्ट, दिस पावर सिस्टम का जो करना था मुझे, रूम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, व्हाट विल बी द डिज़ाइन एंड ऑल दैट। बट द मोमेंट आई रीच द प्लेटफॉर्म, मुझे मैसेज आया कि देयर इज़ ए मीटिंग टुमारो फॉर द रडार्स विथ एडमिरल पुरी। हमारा जो सिक्योरिटी जो है ना वो एनजीसी का, दैट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द नेवी। तो वो देयर आर अराउंड 60-70 पीपल आर ऑन द डेपुटेशन टू एनजीसी। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द रडार्स ऑल्सो, एंड दैट एडमिरल लेवल की जो मीटिंग थी कि कल सब 10 बजे आपको आना है वापस, आई हैड ओनली चॉइस ऑफ ओवर नाइट। तो नाइट में मुझे, फिर नाइट में देर आर नो हेलीकॉप्टर सर्विस, तो मुझे चॉइस सिर्फ यही था, जो एफपीएस बोलते, फील्ड प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट, जो इंचार्ज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, ही टोल्ड यू कैन गो ओनली बाय द बोट। बोट में, सी आवर प्लेटफॉर्म्स आर अराउंड 150 feet high from the sea water, and we are staying around 150 feet higher. बोट रहेगी नीचे वाटर लेवल पे, तो बोले आपको क्रेन से हम नीचे उतारेंगे, एंड दैट क्रेन से उतारने के लिए जो सिस्टम है ना, एक ऐसा टायर रहता है, अराउंड 10 feet डायमीटर का एक टायर रहता है, उस पर एक जाली रहती है, एंड बाहर से, जाली के बाहर से आपको 2 पैर यहाँ रखने हैं, एंड यू हैव टू होल्ड दी जाली, and then crane will lift you and put you on the boat. नीचे पानी ही पानी, रात का समय था, so I had only that choice, बोले आपको जाना है तो ऐसे मैं भेज सकता हूँ। So I decided okay I will go. तो उसमें फिर हमको वो हेली डेक से उठाया और नीचे बोट में डाल दिया, बोट से फिर हम गए वहाँ एक वर्क और रिग, जहाँ दूसरा अनमैन्ड प्लेटफॉर्म था, देयर वाज सम वर्क वाज गोइंग ऑन, सो दे लिफ्टेड अगेन। और इतना थोड़ा सा, जो जिनको थोड़ा सा हाइट का फोबिया होता है उनके लिए बहुत डरता है, कई लोग तो बोलते हैं हम दोबारा आएंगे नहीं यहाँ। सो मैं गया, वट एवर आई वॉन्टेड टू डू आई हैव डन इट, केम बैक, सेम प्रोसेस अगेन, लिफ्ट बैक। बट इन दैट प्रोसेस वो जो बोट और मून का जो लाइट है ना, जस्ट पानी से, मतलब यूर फिट टू मून, यू कैन सी दी पाथ, जैसे लगता है कि यहीं से सीधा मून पे जा सकते हैं। So I had that experience. तो कहने का मतलब ये है कि when you are distracted from your objective, then you take the charge of what is the
available resources. And accordingly you plan. Purpose is fixed, find the means. Means will follow. Gandhi ji ne bhi bola hai, find the purpose, means will follow. So similarly, I could complete that my रात को मैं 9 बजे करीब वो job complete कर लिया, and I could go and attend the meeting in the morning. So कहने का मतलब है, remove the choices to a great extent. Similarly, जितने desires है उतने कम करोगे. Whatever achievement divided by desires is the happiness. So happiness और आपका जो achievements है वो बढ़ता जाएगा. Reduce the choices. It is not necessary in life. आप देखोगे मैं ये करता तो वो होता और वो होता, तो जो होना है वो ही होना है, होनी फिक्स्ड है. अनसर्टेनिटी हमें लगता है, बट ऊपर वाले की इच्छा है, जो है बाबा की इच्छा है. आज कितने बार लोगों ने बताया भी आपको, जिनको आने देना था वही आए, जो नहीं आ पाए वो नहीं आ पाए. तो ये फिक्स्ड है. अनसर्टेनिटी हमें लगती है एट ह्यूमन लेवल. So I think I have taken enough time. Thank you very much. Thank you, Kowalkar ji, for your practical experiences. तो हम अभी सुनेंगे हमारी बीच में हमारी आदरणीय देवयानी बहन है, जो कि हैदराबाद से है, एंड शी इज़ बेसिकली एन आर्किटेक्ट, एंड मोरेवर शी इज़ ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हाउस वाइफ. तो घर के प्रॉब्लम्स और प्रोफेशन का प्रॉब्लम्स दोनों को कैसे हैंडल करती है, शी विल शेयर हर इनसाइट्स. ओम शांति. क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए फैसिलिटेटर आ चुके हैं, तो लेट अस कट शॉर्ट आवर टाइम. लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इवेंचुअली फिनिशिंग बाय 5:30 or so. अनसर्टनटीज वैसे देखा जाए तो हर एक के लाइफ में वो होता ही है, यहाँ बताया भी है वैसा. और हाउस वाइफ जो होती है उनके यहाँ पे भी होता ही है, क्योंकि अचानक कोई गेस्ट भी आ जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अनसर्टनटी. सो एवरीवन हैज़ टू फेस दिस अनसर्टनटीज इन योर लाइफ. अब मैं आर्किटेक्ट हूँ, एंड बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, आई एम हैविंग माई ओन ऑफिस. तो उसमें पहले ही हमें यानी कि वी हैव टू एज्यूम दैट I will not get the projects as I want, or I will not get the projects according to my choice, है ना. तो जैसा प्रोजेक्ट आता है उस हिसाब से हमें करना पड़ता है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस बिल्टअप होने में भी टाइम लगता है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड यू इमीडिएटली गेट गुड रिकग्निशन ऑल्सो. तो अनसर्टेनिटी इज एवरीवेयर. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट हैज़ सो हैपन दैट I started the practice. Fortunately, my husband is also an architect. तो उनके भी यानी पहचान से ही होता है. हमारा धंधा एडवर्टाइजमेंट से होता ही नहीं है. आर्किटेक्ट्स तो जैसे हॉस्पिटल में जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते वैसे भी हम नहीं लगा सकते. देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट बोर्ड ऑल्सो. तो पहचान से हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस चलती है, प्राइवेट प्रैक्टिस. जब मैं ऑफिस शुरू किया था मेरा, तो हार्डली 2 आर्किटेक्ट्स वेर इन लेडी आर्किटेक्ट्स इन हैदराबाद प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स. यूजुअली क्या होता है, लेडीज़ एजुकेशन यानी हाँ कॉलेजेस में प्रोफेसर्स वगैरह हो जाते हैं कि इट्स इजी एंड सिक्योर पोजीशन. अब मैंने देखा कि जब मैंने ये प्रोफेशन लिया है एंड व्हेन वी स्टार्टेड, तो एक तो क्लाइंट जब आता है तो बोलता है हमें ये चाहिए वो चाहिए, बिकॉज अपेक्षाएं तो बहुत होती है. जैसे अभी भाई साहब ने बताया ना कि लिमिट योर डिज़ायर्स. तो इसमें प्लॉट होता छोटा, लेकिन उनके डिज़ायर्स इतने होते हैं कि हमें इतनी बड़ी बेडरूम चाहिए, इतने टॉयलेट चाहिए, इतने. उसमें उनको समझाते समझाते हमें बहुत मुश्किल हो जाती है. और एक तो साउथ में वास्तु का बहुत चलता है. अब ये तो जहाँ पे अभी इतना फैल गया है, इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो इट हैज़ कम, एंड आई थिंक इट हैज़ गॉन अब्रॉड ऑल्सो. क्योंकि मैंने देखा है कुछ क्लाइंट्स मेरे जो फॉरेन में थे, वो बोल रहे थे हमें वास्तु के हिसाब से चाहिए. अब एक्चुअली वास्तु के हिसाब से वहाँ कैसा आएगा, यहाँ की वास्तु अलग है, वहाँ की वास्तु अलग है. लेकिन उनको क्या लगता है कि जो इंडिया में वास्तु है, अब फॉर एग्जांपल ईस्ट से हमारे यहाँ सूर्योदय होता है हर तरफ, इससे ही होता है. लेकिन
ईस्ट की तरफ हम क्यों रखते हैं, वास्तु में हमें सिखाया जाता है। और यहाँ इतने वास्तु पंडित है जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता है, बट स्टिल दे से दैट यू डू दिस वे, एंड क्लाइंट का दिमाग इतना घुमा देते हैं कि वॉट एवर डिज़ाइंस वी डू वी हैव टू रीडू। पहले तो इतना होता है कि दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस कि कितनी बार हम डिज़ाइन बनाएं। तो एक बार क्लाइंट को तो हमें समझाना पड़ता है कि एक तो हम बराबर अकॉर्डिंग टू वास्तु ओनली, एक्चुअली आर्किटेक्चर इज अकॉर्डिंग टू वास्तु ओनली वी डिज़ाइन। क्योंकि कहाँ से हवा, वास्तु यानी क्या है, हवा लाइट कहाँ से आता है वो देखना है हमें। हमारी ज़िंदगी में हवा और लाइट चाहिए, है ना, हमें तो हवा चाहिए। तो हमारे घर में कहाँ से ज़्यादा हवा आएगी और सनलाइट कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आना चाहिए, कौन सी दिशा से नहीं आना चाहिए, वो सब दिशाएं हम डिज़ाइन करने के टाइम ही कंसीडर करते हैं। और जो वास्तु पंडित जो मैंने देखे हैं, जो खुद को वास्तु पंडित समझते हैं और जो आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, तो उनके हिसाब से वो इतनी तोड़फोड़ करते हैं। बहुत बार हमारे पास रिनोवेशंस के भी प्लान्स आते हैं, नए घर के बनाने के ही नहीं, रिनोवेशंस के भी आते हैं। तो दैट टाइम आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट टू कन्विंस द क्लाइंट नॉट टू लिसन टू सच। ऐसे मेडिकल फील्ड में भी है, प्रताप भाई को भी मालूम होंगे, मेडिकल फील्ड में जैसे आपको क्रैक्स आते हैं, हमारे यहाँ पे भी वैसे होते हैं वास्तु वाले थोड़े से। तो वो एक बहुत उनको समझाने में हमें टाइम देता। और बहुत बार एक चैलेंज हमें ऐसा आता है कि ऑफिस में जो स्टाफ होता है उनको हम बहुत ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, क्योंकि हर एक ऑफिस की एक विशेषता होती है। हमारे ऑफिस की एक विशेषता ऐसी है कि हम डिटेलिंग करते हैं, हर एक बिल्डिंग का या कुछ भी हो, हम बहुत सारा डिटेलिंग करते हैं कि ऑन द साइट दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। तो वो ट्रेन तो अच्छे हो जाते हैं, और फिर ट्रेन होने के बाद वो हमारा ऑफिस छोड़ के दूसरे ऑफिस में चले जाते। दैट इज़ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट समबडी एल्स, उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो एक ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स साइट शुरू करता है, आधे में छोड़ के चला जाता है। दैट इज़ अगेन अनसर्टेनिटी, बिकॉज समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ हो जाता है, पैसे के बारे में कुछ हो जाता है, फिर हमें ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। और हाउ टू सॉल्व, वो भी फिर प्रेम से प्यार से दोनों को समझा के हमें करना पड़ता है। पहले बिफोर ज्वाइनिंग द राजयोगा, आई एम नाउ अटैच्ड टू दिस ब्रह्मा कुमारी सिंस 28 years। बिफोर ज्वाइनिंग दिस मैं थोड़ा ज़्यादा ही यानी गुस्सा करती थी, लेकिन अभी राजयोगा का अभ्यास करने के बाद थोड़ा थोड़ा यानी शांति तो आ ही गई है। और लोगों को मैंने ये देखा कि मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो वापस मेरे पास आते हैं। उनके बच्चे भी बोलते हैं कि जिन्होंने अपना पुराना घर कंस्ट्रक्ट किया था ना, डिज़ाइन किया था ना, उनके पास हमारा भी घर, यानी वो दे फील दैट दे ऑल्सो गेटिंग शांति, पीस इन देयर हाउस। तो मुझे पता नहीं, समटाइम्स व्हेनेवर भी आई गो टू विजिट्स वो वगैरह, तो कुछ काम नहीं है तो समटाइम्स आई जस्ट सिट एंड मेडिटेट फॉर समटाइम्स, व्हेनेवर वी गेट सम टाइम वी जस्ट सिट इन सोलेस नो। तो उनके घर में वो वाइब्रेशंस हमें पता नहीं होता, लेकिन उनके घर में वो वाइब्रेशंस अपने आप आ जाते हैं। तो राजयोगा का ये इफ़ेक्ट तो मैंने अनुभव किया है। मेरे 2-3 क्लाइंट्स मुझे ये बताते हैं कि आपने जो भी मकान बनाया है उसमें बहुत शांति लगती है हमें। तो और ये हमें पता नहीं पड़ता, जब वो बताते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है। और दूसरा एक है, जैसे कभी कभी स्ट्राइक्स हो जाते हैं। अभी इनॉग्रेशन है बिल्डिंग का और स्ट्राइक हो गए, मार्केट में वो चीज़ें ही नहीं मिलती है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर गायब हो जाता है, साइट से चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एक तो बहुत सारा सामान पहले ला के रख देना पड़ता है, क्लाइंट को भी समझाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनके कार्ड्स भी छपे हुए बांटे जाते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं आया है, वाटर कनेक्शन ही नहीं आया है। तो उस वक्त हमें बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एनी फील्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये इसमें मैंने देखा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब से मैंने राजयोगा सीखा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मुझे आ गया।
पहले जैसे हमें जल्दी हम उठते, आपने भी देखा है यहाँ पे अमृत वेला, जैसे हम जल्दी उठ के सवेरे आ जाते हैं 4 बजे, वैसे घर में भी अभी 4 बजे उठ जाते हैं। पहले तो बहुत सारा वही काम अभी मेरा इतनी जल्दी हो जाता है क्योंकि टाइम इज़ मैनेज प्रॉपरली। पहले जैसे आलस करते थे, हाँ उठेंगे थोड़ा ये करेंगे बाद में करेंगे, वैसा नहीं होता था। तो इसीलिए ज़्यादा काम मैं थोड़े समय में भी कर सकती हूँ और उसी में सेल्फ मैनेजमेंट भी आ गया, हार्ड वर्क भी आ गया और विदाउट एनी हर्टिंग अदर्स और योर सेल्फ ऑल्सो, खुशी खुशी हम ये सब कुछ करते। एंड दिस हैज़ बिकम जस्ट बिकॉज ऑफ राजयोगा। एंड ऐसे यानी मुझे लगता है कि ये मैं चैलेंजेस फेस कर सक रही हूँ क्योंकि घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, साइट्स भी संभालनी है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती है वो भी संभालनी है। तो ये सब स्ट्रेस निर्माण कर सकता है, लेकिन ये मुझे just because of Raj Yoga meditation, I could handle all these things. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, Devyani Ben. You have rightly said actually, Brahma Kumaris का यही philosophy है कि basically time management is nothing but self management. तो जो अपने आप को मैनेज कर सकता है वो ultimately time management becomes easy. तो इस संबंध में हमारे साथ है मिस्टर ए प्रसाद जो कि एनटीपीसी नवीनगर से है, जहां वो आप जनरल मैनेजर पद पर सेवा दे रहे हैं और विशेष फ्यूल जो कि पावर सेक्टर में कोई भी थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल इज़ वेरी क्रूशियल, फ्यूल को मैनेज करना ये आपका एरिया है। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कैसे थोड़े समय में आप सुनाएंगे हाउ दिस अनसर्टेनिटीज यूज टू हैंडल फ्रॉम योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। धन्यवाद अरुण भाई और प्यारे भाइयों और बहनों। ये हमारे पहले जब बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारा टाइम बहुत कुछ बता दिया है अनसर्टेनिटी के बारे में, तो जनरलाइज वे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे। हम एक तो हमारे जो पावर प्लांट के लिए है, जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें अनसर्टेनिटी एवरी एस्पेक्ट में है। आपको अभी चल रहा है, कभी भी ये बंद हो सकता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली पावर फेलियर हो जाता है, टोटल ग्रिड फेल हो जाते हैं। अभी तो कम हुआ है, पहले ज़्यादा हो रहा था। और आपका यूनिट ट्रिप हो जाता है, पावर सप्लाई बंद हो जाता है। जैसे हमारा हम जो अभी प्लांट में है जिसको एनटीपीसी का BRBCL है, ये जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवे और एनटीपीसी। इसका मैक्सिमम पावर 90% पावर रेलवे को जा रहा है। और रेलवे का ऐसा चीज़ है कि रेलवे आप कभी भी सोचें कि बंद हो जाए, कि आज पावर कट गया बंद हो जाएगा, रेलवे बंद नहीं हो सकता है क्योंकि ये इमेजिन करना ही मुश्किल है। तो हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर कि किसी तरह से चलाना है उसको। और फ्यूल का जो बात बता रहे थे अरुण भाई, लास्ट ईयर आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा कोल शॉर्टेज हुआ था और ऑल ओवर इंडिया में जुलाई अगस्त सितंबर में पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुआ था। और इसको रेलवे मिनिस्ट्री तक गया था, रेलवे मिनिस्ट्री का भी आया कि आप लोग किसी तरह से पावर को इम्प्रूव कीजिए। और उसके लिए हम लोग यही कि एक प्लान करना, कोई भी अनसर्टेनिटीज है, इवन फ्यूल और अदर इंश्योरेंस, वी हैव टू नो द एक्चुअल सिस्टम, क्या सिस्टम है कि किस तरह से हो रहा है, और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। और जब प्रॉब्लम आ रहा है तो उस समय अपना स्ट्रेस में नहीं जाना, टेंशन नहीं करना है। विदाउट टेंशन आप कूलली एंड कामली यदि एक्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा और काम कर पाएंगे, ये चीज़ रहता है। यहाँ पर जैसे फ्यूल तो है, फ्यूल बहुत छोटा चीज़ है कि फ्यूल में पहले से मालूम है कि यहाँ कोल कम हो रहा है, हमको कोयला कम हो रहा है, पावर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन कुछ ऐसे होता है, जैसे लास्ट ईयर एक बार हुआ था, रात के 10:30 बजे सडनली ये आंधी तूफान आया और लाइन ट्रिप कर गई, तो टोटल का टोटल पूरा स्टेशन बंद हो गया और पावर सप्लाई ऑफ, टोटल डार्कनेस। और उस समय पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी रहता है कि वहाँ पर हमारे कूलिंग के लिए हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, और हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल है। यदि वो थोड़ा भी लीक कर गया तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, और उसमें आप प्रॉपर सील नहीं कर सकते हैं, ऑयल सील रहता है। इसलिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है इमरजेंसी में, रात में 10:30 है, कंट्रोल रूम में 3-4 लोग हैं, वही रहते हैं, कोई अभी उसमें अवेलेबल नहीं है वहाँ। तो उसके लिए प्लान बना के रखा हुआ है कि आपको इमरजेंसी में क्या क्या एक्शन लेना है, और अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं। तो हमारी अनसर्टेनिटी तो है, बट
यदि हम प्रॉपरली प्लान करें, सिस्टम को जानें, तो उस अनसर्टेनिटी को हम टेक ओवर कर सकते हैं और इजीली हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं. अनसर्टेनिटी विल बी देयर, बट वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड एक्ट. बस मेरा ही यही. थैंक यू. थैंक यू प्रसाद जी, आपका बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स, प्रैक्टिकल इनपुट्स. इनफैक्ट जो आपने कहा, वी मस्ट एंटिसिपेट अनसर्टेनिटीज. हम एंटिसिपेट करेंगे, इवेंचुअली विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो हमारे इस एनर्जी सेक्टर से हमारे साथ है मिस्टर राजेश कटारिया, CGM IOCL. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके अनुभव से कि हम सभी को इंस्पायर करेंगे हाउ टू हैंडल अनसर्टेनिटीज. Om Shanti. I am very thankful to the organizers to give me an opportunity to be present here. I have come here for the first time and I am feeling so happy and good about the environment, about the peace that I cannot express in my words. So I have a couple of incidences which I am able to recall in my memory with in my profession. But I may not like to cover all because there are 4 or 5 good ones. But I may like to just cover only one. That when we were handling a mega project at Panipat, what we found that the most of the senior executives, the executives, are not having any empathy. As speakers covered yesterday and day before yesterday about the empathy. That time I was not knowing so much about empathy, and everybody was a master. 90% of the people I faced, I worked with as a colleague, as a boss, they were positional leadership people. They were crazy about their job, progress, and that's all. But that time I was not knowing so much in detail about empathy. But when I used to call my team members, I used to ask their personal comfort, that how are you today? How is your family? Are you well? And then if he says, I'm not well, I'm having some health issue, so you can go to the hospital. And once he says, I am fit, then, so I think in the organizational culture, the empathy plays a very important role. And we must try to implement all these, good things in the organizational culture. And main thing is the firm determination and the willpower to achieve anything. Be it is spiritual, be it is physical, be it is mental, anything you want to achieve. So in my earlier days, when I used to have very tough meetings, in the morning yogas, I used to give a command, I will win today. Breathe in and breathe out. That no chance of absolutely not winning. And most of the times, 95% times, I could win over the situation when the meetings were very, very difficult also. So when we all know that the knowledge is needed for the brain, peace is needed for the lungs, power is needed for bones and muscles, today's scenario, bliss for the hormones and purity, and transparency should be there. We must know something about do's and don'ts, and we should develop the ability to cope up with uncertainties. And as earlier speakers have also spoken, we should forecast to the extent possible some minor uncertainties and something which will come across we must accept, and we should be mentally strong enough to face them as we all learn that we are as I feel that I am a pure blissful soul. Thank you so much. Thank you, Kataria Sahab. Actually, your words reflect your sincere commitment for empathy of people, because ultimately team works. हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ भी आप देखे होंगे ब्रह्मा कुमारीज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ का पीछे जो स्ट्रेंथ है, जो रूट है, वो है लव फॉर अदर्स, अफेक्शन फॉर द अदर्स. सभी हमारे बड़ों सभी इस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सुंदर तरीके से नर्चर कर रहे हैं
कि सभी के प्रति रिस्पेक्ट. Nobody is here in this organization, nobody is here senior or junior. It is said nobody is a leader, everybody is a leader. अर्थात किसको फॉलो नहीं करना है. We all are leaders. This is the philosophy here nurtured every day and day in day out. अर्थात हम सभी we all are instruments of God. We are executing His plan. We all are instruments. So nobody is senior, junior, बड़ा छोटा वो सब फीलिंग्स नहीं है. सो इस कंसेप्ट को जैसे भाई साहब ने कहा, इस कंसेप्ट को भी हमारी वर्क प्लेस एम्पैथी में हारमोनी में लाएंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स वंडर्स. तो इस सिलसिले हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे. हमारे साथ है रिस्पेक्टेड राजेश कैप्टी जी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जीएम रहे हैं, नासिक से है. आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें. Om Shanti. As introduced, I was working with Hindustan Aeronautics Limited, Nasik. It is a company which has 20 production divisions and 10 R&D centers. This is a mini Ratna company and it is manufacturing and designing military aircraft, civil aircraft, combat helicopters, civil helicopters, radars, aviation equipments, and this is a one umbrella solution for all aviation products. I was heading one of the design division that is known as Aircraft Upgrade and Research Center at Nasik. The task of the mandate given to me as a head of the division was to introduce upgradation and modification to improve the combat efficiency of the fighter aircraft. I will not name the aircraft because of the secrecy and confidentiality of these, but that was the mandate given to me. And as you know, and as explained by other speakers, that research and development is basically full of uncertainties. But in my profession, in my career of 36 years, I faced the challenging task which was given to me, that is investigation of accidents. As you know, that the military aircrafts are stretched to their maximum design limits, and they are operating in very extreme design limits, that is aerobatics, then the bombing exercises and other exercises. So some of the accidents and incidents are inevitable. So that was the task given to me, and whenever accident used to take place, we used to come in action very quickly because you are supposed to operate immediately. Because one accident on one aircraft, that means your complete fleet may be affected. That means you don't want to expect an accident on the second aircraft or third aircraft. We had some cases or incidents, not major accidents, but series of incidents on many aircraft. Few cases I will quote here, and we could cope up this because of the best team efforts. My colleagues are sitting here. Whenever there used to be a problem, we used to come together. That is, we used to see the problem from design angle, we used to see the angle from manufacturing angle, we used to see the problem from quality angle, and we used to come out with a complete solution to the customer. And when we used to face the customer, we were having all solutions ready-made. But in case of accidents, it is very difficult to come out because an investigator has to answer 3 questions. First question is, what happened? Unless you define what happened, you cannot go ahead. And then you understand what happened. Next is how it has happened. Your answer is how it happened has to be satisfactorily answered. Then you can go to a third stage, that is why happened. The moment you answer all these 3 questions, then you are ready with remedial measures. And these remedial measures are to be implemented in 3 stages in aviation, because immediately you have to implement measures known as immediate measures. That means suppose you want to do certain things or one-time check on complete fleet, then you have to do it immediately because you don't want the second accident to take place. Then there are measures like short-term measures that you have to introduce, certain short-term measures. Let us say you want to limit the flight of the aircraft. In certain condition of the flight, if the accident is taking place, you have to understand immediately that accident has taken place because of these
flight conditions. Then you have to limit the performance of the aircraft, and you have to say that the aircraft should not be flown in this manner. That is short-term measures. And the third is long-term measures. That means if there is a design deficiency, if there are some quality issues, you need to improve, and you have to carry out the root cause analysis, and you do need to improve the system which is affected. And I wanted to quote few examples, but then there is a time shortage. So one example I will quote, that our response used to be very quick. Whenever there used to be, there is information that something has happened, some accident has happened. I will tell you that one accident on one fighter aircraft, we got the message at 4 o'clock in the evening. And my colleague, Mr. Desai, is available here. And he telephoned me, Rajesh, we have to go there immediately. Then we immediately started at evening 5 o'clock. In 1 hour, I was at home. We went to Pune. On Pune, there was an aircraft arranged. We went to Jodhpur. And from Jodhpur, we went to accident site near Jaisalmer. And within 24 hours, we were available on the site. And immediately, the court of inquiry was conducted, and we could find the root cause of the accident, and all the remedial measures were introduced on the all aircraft. Another example is that you have a courage to accept the mistakes, because there is a manufacturer like HAL, and there is an operator, Indian Air Force. So, if there is a mistake conducted by Indian Air Force, we are very assertive to tell Indian Air Force that there is a mistake from your side. And we are very, very courageous to accept our mistakes. So, if that time we were not knowing about the Rajyoga, but if your intentions are clear, and if you are courageous to accept the mistakes, then investigation is done in a very, very pure and very, very correct manner. So, I can conclude my this speech is saying that the investigation is if your team efforts are good, if you study the problem from all spheres of the aspects, then you can reach to the conclusion very, very fast and very accurate. A team effort is most important. Second is you should have a courage to accept the mistakes. And third is you should be assertive. That yes, if customer has done some mistake, you have to tell and convince customer that this is your mistake. Sometimes we are convinced, Russians also, that this is your mistake. Russians wanted enough data because as per the contract, if there is a design deficiency in the aircraft, then the Russians have to give all the kits or all the modification kits free of cost. So Russians were very, very, they were not readily accepting it. But we were so assertive that we have convinced. And in one of the cases, Russians gave us around 372 kits free of cost. They accepted that this is a mistake from our side. And finally, I can say that if our actions are based on, our actions are based on values and principles, then your task will be easy and the uncertainties can be coped up effectively. Thank you very much. Om Shanti. Thank you. Such a nice experience, such a beautiful explanation. Now it's turn for respected Surinder Gargi ji. Okay, you have time for sharing some of your experience. Hello, I was associated with RITES, and I will like to share one of my incident of my life. मैं नागालैंड में काम कर रहा था. मेरे को एयरपोर्ट का टास्क दिया गया था. एयरपोर्ट की एक्सपेंशन थी. इट वाज डन फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय राइट्स. आई वाज लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट. देयर द लैंड वाज एक्वायर्ड by एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, but the locals used to come there to affect the project. They used to come there and they interrupted the project all the way, wanted land compensation again, which was already paid by Airport Authority of India. Then I talked to my headquarters in corporate office in Delhi. They told me in case they are not allowing you to work, you pack up and come to Delhi along with the team. Then मेरा determination था कि काम करना है. मैंने वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया. अपना जो वहाँ पे लोकल SDM था उससे मीटिंग करते थे. सीरीज ऑफ मीटिंग वाज डन एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं उनको रिजॉल्व कर पाया.
resolve करके I could carry out the work successfully. This was only done because of my meditation. Thank you very much. Om Shanti. We would have missed your experience. Thank you very much. Now it's turn of our chairperson of this panel, डॉक्टर प्रताप मिद्धा. आप यहाँ जो भी मेडिकल एक्टिविटीज़ है, ग्लोबल हेल्थ केयर है, GHSC है, सारे मैनेजमेंट को आप देखते हैं. बिकॉज हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर ब्रह्मा कुमारीज फैमिली. यहाँ के जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत सारे नियर बाई पीपल है जो आर वेरी पुअर, उनकी रिक्वायरमेंट को आप कैटर करते हैं, उनको फ्री सर्विस देते हैं. और माउंट आबू में एक हॉस्पिटल जो कि एक मॉडल हॉस्पिटल है, जिसका बेसिस से माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन, हार्मोनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन. वो एक मॉडल, होलिस्टिक हेल्थ का मॉडल, उसको आप परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. particularly during corona period, you have managed so effectively and made the needs and aspirations of the people all around from far reached places of Rajasthan. So आपके experience we will love to listen how to cope up with different varieties of uncertainties, maybe in your profession or maybe others' profession. You can share your insights. Dr. Midha. Om Shanti. I'm very fortunate that I'm speaking in the end. Much has been said. But when I think of my personal life or we think of professional life, I'll just summarize into 3 words. How we can cope up with uncertainties. This world is uncertain. There's nothing certain about it. Anything can happen at any time. You plan for years together and something happens and everything is dashed to ground. The most important quality, I would say, in personal life and professional life is our patience. We need to be very patient, because I know I've seen so many times when as a young doctor, I used to work in accident and emergency. The people would be impatient. They want immediate relief. But if the doctor loses patience, what would happen? So you have to be patient. Even in the personal life, even I would say in family life, sometimes patience can take away the pain of mind. There's so much restless people are. Families are breaking. But if you have 1 minute patience, if you are able to listen to the other partner, things can be resolved in a very peaceful way. Patience gives us strength. People feel patience is a weakness. You know, people don't want to wait at the traffic lights. They want to jump the traffic lights because they are in a hurry. And patience can really save us so many lives. So I'm sure patience is one quality which we all need to inculcate in this world. We are always in a hurry. We want to move in the fast lane, want to accomplish too much in little time. And that yields into so many issues. So patience is something which teaches us to respect others. Patience prepares us to listen properly before you act. So once you have the effects of all 360 degree, then you can act wisely. So I'm sure patience is one quality which we need to inculcate in our personal life, in professional life. The second quality which I feel is what we say, the intentions behind the action. It has to be purity of purpose has to be there. We need to be honest. We need to have integrity. We need to, if we have purity, if we have honesty, then we'll be fearless. Then we'll have the courage to speak the truth. If we are without any bias, purity means that you don't have any bias. Purity means you are not influenced by anything. Purity means that you can stand upright. You can face anything. So that is what we feel. If you have
purity of purpose, if you know what you are doing is for the good of the patient, if you know whatever you are saying is perfectly true, it is based on scientific knowledge, then you will not get baffled, then you will not be challenged. So we need to know that whatever I am saying, it is based on sound knowledge. It is based on perfect, I would say the perfect pathways. You know, if that is there, then nothing can shake you. The final goal of each one of us is to stay stable. If we are pure, we'll be stable, we'll be unshakable. And if we are not pure, then we'll be influenced by what we call some pressures, some I would say inducements, allurements. So that does happen. So purity of purpose, purity of intention is very perfect. Here when we say that if we know that the pure truth is that we are all mortal beings, what is immortal is soul. If we have that purpose in our mind, we keep acquiring things, we keep acquiring possessions. What for? Ultimately, nothing is left to us. So purity of purpose is very important. If you are honest, if your integrity is 100% pure, then nothing can shake you. Nothing, whether the world may be uncertain, people may be, I would say, aggressive, but if you are honest, nothing can shake you. And the third and the foremost thing which I hear from each one of us, we need to be proficient, we need to acquire skills, we need to be knowledgeable. Once we plan well, if we plan well, then we are able to execute well. So we have to plan our lives are also well. Professionally, we do plan properly. We do drawings, we have, I would say, bar diagrams and other things. But if we plan our life also well, then we would be happy and we would feel very fortunate. So it's basically the knowledge, it gives us strength, but knowledge has to be used. You know, basically whenever we talk of spiritual knowledge, we have enough spiritual knowledge. Everyone has read scriptures. There are parents who guide us, our teachers, they guide us. But to put that into practice, what makes the difference? We have to use knowledge, whatever knowledge we have. We listen with attention. We nod our head. We feel it is very good. We feel it is very peaceful. But what is the foundation of peace? What is the foundation of being stable? And that is, we need to acquire those skills. Like I say, normally what happens is that whenever death occurs, everyone shakes. I remember once I was in Chandigarh, the operation table death, you know, it's considered to be something which is, I would say, criminal to die a patient when a patient dies on table. It is, it's considered as medical negligence. I was the lowest in administration. After working for several years in the clinical practice, I was moved to the administration and I was asked to go there. So when you go there, the first thing is you check the records, you check the papers, what has been done. If everything is correct scientifically, if everything has been done as per the protocol, death can occur at any time. So I had to be honest with the people. I had to very clarify that death has occurred. Now we have two options. One is that you trust your doctor. The second is that we inform the police, autopsy would be conducted, and then you would know what was the cause of death. I said, you selected your doctor. The doctor didn't go to you, but you chose your doctor and you had trust in her. And when you had trust in her, now the option is yours. So once you tell them the fact, and then they feel secure, they feel assured, nothing should be hidden from anyone. Whenever we are in a, I would say, position of responsibility or position of authority, we have to be very clear with the facts. When we are clear with the facts, then nothing can shake us. And we all can face problems, but what is required is resilience. How fast we bounce back. Because we can all shake, but within us,
the strength comes that we have something to depend upon. And what is the most reliable thing to depend upon is our values, our principles, our spirituality. If we have that, then we can bounce back. Even if we get shaken, if we feel moved, if someone really accuses us, there would be certain challenges before us. But we might feel at times little bit shaken within, but the faster we come back to our normal position, what we can bounce back to our original position, that comes from spirituality, or that comes from our values, or that comes from our resources. And our best resources, what we have been hearing, is connecting to God. You know, once you connect to God, you feel something is stable within you. Because all other things are variable, all other things are relative, but He is the absolute strength for you. So once you are connected to God, then you are stable, then you can face any challenges. The coping ability, what I understand, pressures would be many, but coping ability comes from your internal strength. If you can increase your internal strength, you can face any pressures. So that internal strength can be increased by practice. And meditation is one of the tools. I would say visualization is one of the tools. Meditation is one of the tools. And being humble and being patient is one of the tools to increase your coping ability. Spirituality is one thing. If it is combined with science, if it is combined with medicine, then it can yield wonderful results. We have seen people coming back to their normal lives when they have lost all hopes. Today the major challenge is not physical illnesses. Today the major challenge is depression, suicide, drug abuse, alcohol, intoxications. You know, these are the major challenges. You can fight infections, but how do you fight depression? How do you fight hopelessness? So that only comes from developing your inner skills, our inner proficiency, which comes through spirituality. And this is a time when we need to blend science with spirituality, spirituality with medicine. So then only the magic can come. You can achieve, I would say, achieve maybe 90% with science, but rest of the final 10% can only come when we have science and spirituality together. So I'm sure the message to us is very clear that whatever we do, we have to be honest, we have to be pure, we have to be clear in our mind that this should benefit everyone. We should be benevolent in our actions. Once we are there, when there is nothing selfish, we are altruistic, then things would be accepted and we would feel contented and happy within. And that's the purpose of life. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Such a wonderful concluding remarks. We all in this house will definitely gather from your such a wonderful experience. And what I learned from your sharing of wisdom, 3P. One is patience. You should have patience. One is purpose. One's purpose must be very clear, defined, then one can go ahead without be distracted. And another is purity, purity in intention. जब हमारा intention is pure, then nothing can distract. No quantum of uncertainty can make upheaval or make a disturbance in our mindset. तो ये सब के लिए आपने जैसे मेडिटेशन के बारे में कहा है, हमारे नेक्स्ट सेशन रहेगा पावर ऑफ मेडिटेशन, साइंस ऑफ मेडिटेशन. एनी क्वेश्चन? नहीं. थैंक यू. हम सभी, मैं डॉक्टर साहब का बात से एक फेमस कोटेशन आई शुड शेयर. There are two important days in one's life. One
the day he was born. What about the other? There are 2 days important in one's life. One is the day when he was born naturally, and the other is, yes, very good. The day when someone understands why he had come, why he was born, what is the purpose. So with this insights, we will conclude this session. I must thank all of our panelists who have shared their insights, wisdom in such a beautiful way, and the organizer for this such a beautiful session, and all of you for listening patiently even after a heavy lunch. You have listened carefully and attended. Yes. To whatever doctor expressed in one of the convention, one of the Brahmakumari's teacher ने बोला, किसने पाया पता लगाओ, हंसते बजाते पार हो जाओ. किसने पाया? First P is patience. Second P, pata, P, that is purity. Lagao, L, love. Haste, happiness. Bajate, bliss. Where you can get all these things? Here in this. And whatever you have expressed, I remember long back when I attended that convention. Once again, I would like to repeat, किसने पाया पता लगाओ, हंसते बजाते पार हो जाओ. Thank you. Thank you for such a beautiful conclusion. I request our audience to give a standing ovation for our honorable panelist. Thank you all. Thank you very much.